हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉलिटिकल साइंस विद पीएस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वालिटी यानी समानता के बारे में। हमने यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 1 स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है पॉलिटिकल थॉट। इससे पहले वाली वीडियो में हम पॉलिटिकल थॉट का पहला की कंसेप्ट लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड की कंसेप्ट इक्वालिटी यानी समानता के बारे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि समानता क्या है। समानता की संकल्पना आधुनिक युग की देन है, मॉडर्न टाइम की देन है। आधुनिक युग में जन्म से असमान सिद्धांत को नहीं माना जाता। मॉडर्न टाइम में अगर कोई सिद्धांत जन्म से असमान है तो उसको नहीं माना जाता। यह मानकीय राजनीतिक सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा है। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी की सेंट्रल कंसेप्ट समानता को माना जाता है। आधुनिक युग में रूसो, फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 में हुई थी और अमेरिकन क्रांति जो कि 1776 में हुई थी, इन दोनों क्रांतियों ने समानता की संकल्पना को केंद्रीय विषय बना दिया है। इन दोनों क्रांतियों से ही जो समानता है वो हमारा सेंट्रल विषय बन गई है। 1776 के अमेरिकन स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के अनुसार 1776 में जो अमेरिका की क्रांति हुई थी उसके घोषणा पत्र में एक वाक्य लिखा था, हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान हैं। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिकी क्रांति में समानता को महत्व दिया गया था। उसमें कहा गया कि हम सभी सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि हम सभी मनुष्य समान हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 का भी नारा था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यहाँ पे भी समानता को महत्व दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकन क्रांति दोनों ने ही समानता को केंद्रीय विषय बना दिया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता और भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी उल्लेख है। यानी अगर हम इंडिया में भी देखें तो नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उसमें भी कानून के समक्ष समानता और हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें भी हमें समानता मिली हुई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। सभी को समान बनाया गया है, ऑल आर क्रिएटेड इक्वल। ये उक्ति भी समानता को बढ़ावा देने और उसे हासिल करने के तरीके के विवरणात्मक मूल्य के बजाय एक परिप्रेक्ष्य है। सभी को समान बनाया गया है यानी सभी मनुष्य जन्म से समान है, ऑल आर क्रिएटेड इक्वल। लोस्की के अनुसार समानता का आशय निरपेक्ष समानता नहीं है बल्कि आनुपातिक समानता है। लोस्की ने समानता को निरपेक्ष समानता नहीं माना बल्कि प्रोपोर्शनल इक्वालिटी अनुपातिक समानता माना है। इस प्रकार समानता का आशय सभी के साथ समान व्यवहार नहीं है बल्कि समानता का वास्तविक आशय है समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना। अगर देखा जाए तो समानता का सिंपल मीनिंग होता है कि सभी के साथ समान व्यवहार करना। लेकिन लोस्की कहते हैं, लोस्की की जो समानता है वो आनुपातिक समानता है, यानी जो समान है उसके साथ समान व्यवहार करो, वो जो असमान है उसके साथ असमान व्यवहार करो। ऐसा मानना है लोस्की का। लोस्की की बुक का नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो कि उन्होंने 1925 में लिखी थी। ये बुक के नाम याद रखना, लोस्की की बुक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925। इस बुक में लोस्की ने समानता को विचारों का सामंजस्य कहा है। समानता का एक अर्थ है विभेदों का अंत करना, अर्थात समाज में विशेष अधिकारों और विषमताओं को समाप्त करना। यानी जितने भी विभेद समाज में मौजूद हैं, अगर किसी को विशेष अधिकार दिए हैं या कोई विषमता है तो उसको खत्म करना समानता है लोस्की के अनुसार। उदाहरण के लिए बेंथम और लोस्की द्वारा लोड सभा की समाप्ति की जो मांग की गई थी वो विशेष अधिकारों और विषमताओं की समाप्ति की मांग थी। अंबेडकर द्वारा जाति विभेदों की समाप्ति की मांग भी ऐसी ही मांग है। यहाँ पर विभेद का तात्पर्य सभी प्रकार के विभेद नहीं है बल्कि अतार्किक विभेदों की समाप्ति है। ऐसे तो बहुत सारे विभेद हमारे समाज में मौजूद हैं, सभी को समाप्त करना ना तो पॉसिबल है और ना ही सभी को समाप्त करना समानता है। यहाँ पे समानता का मतलब है ऐसे विभेद समाप्त करना जो अतार्किक हैं, इलॉजिकल है। लिंग, धर्म, नस्ल, क्षेत्र आदि के आधार पर किए जाने वाले अतार्किक विभेदों को समाप्त करना समानता है। चलिए आगे चलते हैं।
इस प्रकार समानता से हमारा अर्थ निकला उन विषमताओं को हटाना जो समाज के द्वारा निर्मित है, ना कि प्राकृतिक विषमताओं का अंत करना। यानी प्रकृति ने जो विषमताएं हमें दी हैं उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन समाज से जो विषमताएं मिली हैं, समाज ने जिन विषमताओं को बनाया है, जिनको निर्मित किया है, उनको खत्म करना विभेदों का अंत कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, महिला पुरुष के लिंग विभेद को समाप्त नहीं कर सकते, उनके सेक्स को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यह नेचुरल है, लेकिन समाज के द्वारा निर्मित लैंगिक भेदभाव को हम समाप्त कर सकते हैं। समाज ने जो जेंडर बनाए हैं, जेंडर इनइक्वालिटी बनाई है, लैंगिक भेदभाव जो बनाया है, उसको हम खत्म कर सकते हैं क्योंकि ये मैन मेड है, समाज ने बनाया है। समकालीन युग में समानता का आशय है अवसर की समानता। कंटेम्परेरी टाइम में समानता का सीधा सा मतलब लिया जाता है अवसर की समानता, सभी को समान अवसर मिले। टोनी अवसर की समानता को मेंढक दर्शन कहता है, मेंढक दर्शन कहकर उसकी आलोचना करता है अवसर की समानता की। समानता को बढ़ावा देने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? पहला तरीका है औपचारिक प्रक्रियात्मक समानता की स्थापना करना, एक फॉर्मल समानता की स्थापना कर देना। दूसरा है संरक्षणात्मक भेदभाव, इसे विपरीत भेदभाव या फिर सकारात्मक भेदभाव भी कहा जाता है। यह मूलतः क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। फॉर एग्जाम्पल, वंचित तबकों को आरक्षण देने ना, यहाँ पे समानता नहीं हुई क्योंकि हमने कुछ क्लास को, कुछ वर्ग को हमने यहाँ पर आरक्षण दे दिया, जो कि संरक्षणात्मक भेदभाव कर रहे हैं। हम भेदभाव कर रहे हैं लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। तीसरा तरीका आता है सकारात्मक कार्यवाही, पॉजिटिव एक्शन, जो कि यूएसए में अश्वेतों को विशेष सुविधाएं दिलाने के लिए लाया गया है। ये जो संरक्षणात्मक भेदभाव है, ये नॉर्मली इंडिया में पाया जाता है। यहाँ पर कुछ वर्गों को, कुछ क्लास को अलग से आरक्षण दे दिया जाता है। और ये जो सकारात्मक कार्रवाई है, ये यूएसए में पाया जाता है, वहाँ के अश्वेतों को विशेष सुविधाएं देने के लिए। अब आते हैं समानता के विभिन्न प्रकार। समानता के कितने प्रकार होते हैं? समानता के यहाँ 4 प्रकार हैं: औपचारिक समानता, अवसर की समानता, परिणामों की समानता और कल्याण की समानता। एक एक करके अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आती है हमारी औपचारिक समानता। औपचारिक समानता का मतलब कानूनी और राजनीतिक अधिकारों का समान वितरण, यानी जितने भी लीगल और पॉलिटिकल राइट्स जो हमारे हैं, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। औपचारिक समानता का आधार है सभी मनुष्य जन्म से समान है। फॉर्मल इक्वालिटी ये मानती है कि जितने भी मनुष्य हैं सारे जन्म से समान हैं, समान पैदा हुए हैं। औपचारिक समानता के समर्थक हैं शास्त्रीय उदारवादी और स्वेच्छातंत्रवादी, यानी सकारात्मकवादी और स्वेच्छातंत्रवादी औपचारिक समानता के समर्थक हैं। औपचारिक समानता के भी कुछ प्रकार हैं: वैधानिक समानता, लीगल इक्वालिटी, सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी, राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वालिटी, नैतिक समानता, मॉरल इक्वालिटी और लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। ये कुछ औपचारिक समानता के टाइप्स हैं। चलिए अब इनको भी देख लेते हैं। वैधानिक समानता। वैधानिक समानता का सीधा सा मतलब है विधि के सामने या कानून के सामने समानता। प्रधानमंत्री हो, चपरासी हो, चाहे कोई भी बड़ा आदमी हो, कोई भी छोटा आदमी हो, सभी पर समान कानून लागू होगा। ये हमारी है वैधानिक समानता। दूसरी है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता यानी समाज में सभी लोग समान हैं। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग या नस्ल के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति इक्वल हैं सामाजिक समानता के अनुसार। यहाँ पे सामाजिक विशेष अधिकारों और सामाजिक विषमताओं का भी अंत कर दिया गया है। समाज में किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं होगा और किसी भी प्रकार की विषमता नहीं होगी, वो है सामाजिक समानता। तीसरी आती है हमारी राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता यानी राजनीति में भाग लेने की समानता। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, राजनीति में भाग ले सकते हैं वो। इसका सीधा सा मतलब है एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल, यानी एक व्यक्ति एक वोट देगा और उसके वोट का एक ही मोल होगा। चौथी आती है हमारी नैतिक समानता। नैतिक समानता का मतलब है ईश्वर ने सभी को समान बनाया है। अगर हम अपने मोरल उससे सोचे, मोरल वैल्यू से, तो ये है ना कि ईश्वर ने सभी को समान बनाया है, तो सभी समान हैं क्योंकि ईश्वर ने सभी को समान बनाया है। ये हमारी नैतिक समानता है। फिफ्थ है हमारी लैंगिक समानता। लैंगिक समानता लैंगिक भेदभाव की समाप्ति पर जोर देता है। पितृसत्तात्मक सत्ता की समाप्ति। लैंगिक समानता में ये माना गया है कि लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और जो पितृसत्तात्मक सत्ता है हमारी, उसकी भी समाप्ति की जाए। इसके समर्थक हैं प्लेटो, होब्स, मिल, मार्क्स और नारीवादी। ये समर्थक हैं इन सारी समानताओं के। लेकिन औपचारिक समानता के विरोधी किसे माना जाता है?
औपचारिक समानता के विरोधी हैं अरस्तु और रूसो और समर्थक हैं प्लेटो, होब्स, मिल, मार्क्स और नारीवादी। उसके बाद आता है हमारा दूसरी समानता, अवसर की समानता। अवसर की समानता का तात्पर्य है कि राज्य रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल आदि अवसरों को उपलब्ध करवाते समय किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर अतार्किक भेदभाव नहीं करेगा, यानी सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, खेल में हो। राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। समानों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। ऐसा मानना है अवसर की समानता का। अवसर की समानता के मुख्य समर्थक हैं समतावादी। समतावादी जिसमें जॉन रोल्स आते हैं, अमर्त्य सेन आते हैं, डोरकिन आते हैं। जॉन रोल्स कहते हैं मूलभूत प्राथमिक वस्तुओं का समान वितरण समानता है, यानी जो भी बेसिक हमारी प्राइमरी एसेंशियल हैं, प्राइमरी गुड्स हैं, उनका समान वितरण करना समानता है। अमर्त्य सेन मानते हैं समानता को क्षमता के रूप में, कैपेबिलिटी के रूप में समानता। डोरकिन मानते हैं संसाधनों की समानता, यानी सभी के पास संसाधनों की समानता हो, वो समानता है। तो अवसर की समानता के समर्थक समतावादी हैं, जो कि जॉन रोल्स, अमर्त्य सेन और डोरकिन है। अब आता है अवसर की समानता का व्यवहारिक पक्ष। प्रैक्टिस में अवसर की समानता का क्या कुछ रहा है। अवसर की समानता का व्यवहारिक पक्ष विपरीत भेदभाव हमें देखने को मिलता है, जिसमें पहला आता है सकारात्मक क्रिया, जो कि यूएसए में होती है। पॉजिटिव एक्शन यूएसए में लिया जाता है। विशिष्ट समूह के लिए वरीयता नीति बनाना, किसी अलग ग्रुप के लिए, अलग समूह के लिए कुछ नीतियां बना देना। फॉर एग्जाम्पल अश्वेतों को विशेष सुविधाएं दे देना या महिला मताधिकार की शुरुआत करना। यानी यहाँ पर किसी को ये विशेष अधिकार दे रहे हैं, तो ये समानता के विपरीत ही हुआ ना, तो ये विपरीत भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन ये किस लिए कर रहे हैं? ताकि समाज के कमजोर और दबे हुए लोगों को उठाया जा सके। दूसरा तरीका है आरक्षण का, जो कि भारत में अपनाया जाता है। भारत में संरक्षणात्मक विभेद पाया जाता है। यहाँ पे पिछड़े वर्गों को और दलित वर्गों के कल्याण के लिए कुछ अलग से नीतियां बनाई जाती हैं, लेकिन ये विभेद भी जरूरी हैं ताकि उन पिछड़े और दलित लोगों को समाज के सामान्य व्यक्तियों के बराबर लाया जा सके। तीसरी समानता आती है परिणामों की समानता, रिजल्ट की समानता। सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को समान बनाना, यानी समाज में ऐसे परिणाम लाना, ऐसे रिजल्ट लाना, ऐसे काम करना जिसका रिजल्ट निकले सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति समान हो जाए, इकोनॉमिक स्टेटस सबका इक्वल हो, वो है परिणामों की समानता। कार्ल मार्क्स को आर्थिक समानता का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। मार्क्स ने अपनी बुक में क्रिटिक ऑन गोथा प्रोग्राम, जो कि मार्क्स की बुक है, क्रिटिक ऑन गोथा प्रोग्राम 1875 में लिखी थी मार्क्स ने। इस बुक में मार्क्स ने कानूनी समानता को अस्वीकार कर दिया, यानी औपचारिक समानता को यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने अस्वीकार कर दिया और वो परिणामों की समानता के समर्थक है। परिणामों की समानता की आलोचना भी की जाती है। इसके आलोचक हैं मिलोविन जिलोस। मिलोविन जिलोस की बुक का नाम है द न्यू क्लास 1957। साम्यवादी समाज में समानता केवल एक दिखावा है। आलोचक कहते हैं साम्यवादी समाज में समानता हो ही नहीं सकती, वहां तो केवल ये ढोंग होगा। वास्तविक रूप में पार्टी की मुट्ठी भर पदाधिकारियों ने पूरी व्यवस्था पर नियंत्रण कर रखा है। साम्यवादी व्यवस्था में क्या है, कुछ लोगों ने ही पूरी व्यवस्था पर कंट्रोल कर रखा है, तो वहां पे समानता हो ही नहीं सकती। इन सर्वशक्तिशाली राजनीतिक और नौकरशाही पदाधिकारियों को ही जिलोस न्यू क्लास कहता है, यानी जो थोड़े से व्यक्ति हैं जो कंट्रोल करते हैं, नौकरशाह हैं, राजनीतिक हैं, पॉलिटिशियन हैं, उन्हीं को जिलोस न्यू क्लास नया वर्ग कहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं समानता के रूप, फॉर्म ऑफ इक्वालिटी। समानता के दो रूप माने जाते हैं, सकारात्मक समानता और नकारात्मक समानता, पॉजिटिव इक्वालिटी और नेगेटिव इक्वालिटी। सकारात्मक समानता का मतलब है अवसरों की उपलब्धता की समानता, सभी को समान अवसर उपलब्ध हों, वो पॉजिटिव इक्वालिटी है। नेगेटिव इक्वालिटी का मतलब है कुछ निश्चित विशेष अधिकारों की समाप्ति, यानी जिनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं उनकी समाप्ति करना नेगेटिव इक्वालिटी है। ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर किसी चीज को हम खत्म कर रहे हैं, विशेष अधिकारों को खत्म कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव इक्वालिटी। और वहाँ सभी को समान अवसर हम उपलब्ध करवा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव इक्वालिटी।
अब कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने समानता पर अपने विचार दिए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले समानता पर विचार देने वाले आते हैं अरस्तु। अरस्तु की बुक एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस बुक में अरस्तु ने समतावादी संस्थाओं का वर्णन किया है। ऐसी संस्थाएं जो समान हैं, समतावादी हैं। इस पुस्तक में अरस्तु इसोनोमिया का जिक्र करते हैं। इसका जिक्र करते हैं इसोनोमिया का। इसोनोमिया एंथिस की एक व्यवस्था का मुख्य बिंदु थी। यह व्यवस्था राजनीतिक समानता को परिभाषित करती है। इसोनोमिया का मतलब है पॉलिटिकल इक्वालिटी। अरस्तु के टाइम का ये वर्ड है इसोनोमिया, जिसका मतलब है पॉलिटिकल इक्वालिटी। इसोनोमिया का अर्थ है प्रत्येक नागरिक को राज्य की राजनीति को दिशा देने और राजनीतिक पदों पर चयनित होने के लिए समान अवसर दिए जाएं, यानी राजनीतिक समानता मिले, सभी को राजनीति में भाग लेने का समान अवसर मिले। यह है इसोनोमिया, राजनीतिक समानता। अरस्तु के अनुसार क्रांति का प्रमुख कारण है समान के साथ असमानता का व्यवहार करना और असमान के साथ समानता का व्यवहार करना। देखो, समानता का सीधा सा मतलब है जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करो। अगर कोई समान है तो समान व्यवहार करो, असमान है तो असमान व्यवहार करो। लेकिन अरस्तु कहते हैं क्रांति तब उत्पन्न होती है जब असमान लोगों के साथ तो समान व्यवहार किया जाए और समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाए, तब क्रांति जन्म लेती है। यानी क्रांति का सीधा सा कारण है अलग भेदभाव करना, विपरीत भेदभाव करना। यानी जो समान है उसके साथ असमान व्यवहार करना और जो असमान है उनके साथ समान व्यवहार करना। तो ये विचार है अरस्तु के समानता पर। अरस्तु के अनुसार समानता दो प्रकार की होती है, संख्यात्मक समानता और आनुपातिक समानता। संख्यात्मक समानता का मतलब है बिना भेदभाव के समान व्यवहार करना, सभी व्यक्ति एक समान है। संख्यात्मक समानता हमेशा न्यायप्रिय होती है क्योंकि इसमें जो भी काम किया जाता है वो बिना भेदभाव के किया जाता है और सभी व्यक्तियों को समान माना जाता है। दूसरी समानता जो अरस्तु बताते हैं वो है आनुपातिक समानता। आनुपातिक समानता यानी परिस्थितियों को जांच करके, योगदान को पहचान करके परिणाम स्वरूप सबको समान समानता और हमें ये हमेशा ही न्यायपूर्ण होती है। आनुपातिक समानता हमेशा न्यायपूर्ण होती है क्योंकि इसमें जांच पड़ताल करके समानता दी जाती है। अगर कोई समान है तो समान व्यवहार किया जाएगा और असमान है तो असमान व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आनुपातिक समानता में हमने पहले जांच की है, परिस्थितियों को जांचा है, किसका किस चीज़ में कितना योगदान है उसको जांच कर ही हम उसके साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो यह न्यायपूर्ण होगी। ऊपर वाली जो संख्यात्मक है, संख्यात्मक का मतलब है सभी के साथ समान व्यवहार कर दो, चाहे असमान हो चाहे समान हो, सभी के साथ समान व्यवहार करो। ये हमेशा न्यायप्रिय नहीं होती। ये दो प्रकार की समानताएं बताई हैं अरस्तु ने। दूसरे विचारक आते हैं थॉमस होब्स। होब्स ऐसे पहले आधुनिक राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने प्राकृतिक समानता का विस्तार से वर्णन किया है। इन्होंने नेचुरल इक्वालिटी का विस्तार से वर्णन किया। होब्स ने समानता को शक्ति के साथ जोड़ा है। होप होब्स शक्ति के समर्थक हैं, तो इन्होंने समानता को भी शक्ति के साथ जोड़ दिया। होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में शारीरिक और मानसिक क्षमता को अगर जोड़कर देखा जाए तो सभी व्यक्तियों में समान क्षमता थी। अगर हम शारीरिक और मानसिक समानता को साथ में जोड़कर देखें तो सभी समान है, कोई शरीर से समान है, शारीरिक रूप से समान है, तो कोई मानसिक रूप से समान है। तो इस प्रकार होब्स जो कहते हैं प्राकृतिक अवस्था जो होब्स ने बताई थी अपनी, उसमें सभी व्यक्ति समान थे। कोई शरीर का बलवान है तो कोई अपने दिमाग से तेज है, लेकिन सभी व्यक्ति समान है, उनमें समान क्षमता है। तीसरे विचारक आते हैं जीजे रूसो। जीजे रूसो का एक लेख है डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी, जो कि असमानता पर लिखा हुआ है। डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी 1754 में इन्होंने लिखा था। रूसो के अनुसार विषमता का अर्थ है प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता। रूसो ने दो प्रकार की विषमताएं बताई हैं, प्राकृतिक और परंपरागत। प्राकृतिक विषमता का मतलब यानी प्रकृति ने ही हमें विषम बनाया है, असमान बनाया है। ये विषमता प्रकृति की देन है और अपरिवर्तनीय है। इसमें हम चेंज नहीं ला सकते क्योंकि नेचर ने हमें ऐसा ही बना दिया और इसमें परिवर्तन की मांग भी नहीं की जा सकती। अगर प्रकृति ने किसी को दुर्बल बनाया है तो उसमें हम चेंज नहीं ला सकते। दूसरी समानता दूसरी विषमता है परंपरागत विषमता। परंपरागत विषमता समाज की देन है, समाज ने बनाया है, परिवर्तनीय है ये, इसमें हम चेंज ला सकते हैं। अन्यायपूर्ण विषमताओं के निवारण की इसमें मांग की जाती है। जो अन्यायपूर्ण विषमताएं समाज में मौजूद हैं उसके निवारण की मांग परंपरागत विषमता में की जाती है।
प्राकृतिक विषमता जिसमें हम चेंज नहीं ला सकते, लेकिन परंपरागत विषमता में हम चेंज ला सकते हैं। रूसो का एक प्रसिद्ध कथन है जो कि यूजीसी नेट के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसा ये वाक्य किसने कहा। रूसो का है ये वाक्य, कोई व्यक्ति इतना धनी नहीं होना चाहिए कि वह दूसरों को खरीद ले और इतना भी गरीब नहीं होना चाहिए कि दूसरों के हाथों में बिक जाए। रूसो यहाँ पे कहते हैं किसी व्यक्ति को इतना धन ना दे दो कि वो दूसरों को खरीदने में समर्थ हो, और किसी के पास इतना भी धन, इतना कम धन भी मत दो कि वो दूसरों के हाथों बिकने को तैयार हो जाए। ये वाक्य कई बार यूजीसी नेट के पेपर में पूछा जा चुका है, इसको नोट डाउन कर लेना। उसके बाद आते हैं माइकल वाल्जर। माइकल वाल्जर की बुक का नाम है स्पीयर ऑफ जस्टिस, अ डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वालिटी। ये बुक इन्होंने 1983 में लिखी थी। स्फीयर ऑफ जस्टिस, ए डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वालिटी। बाल्जर ने समानता को दो भागों में बांटा है, सरल समानता और जटिल समानता। सरल समानता का मतलब है धन, संपत्ति आदि लाभों का समान वितरण करना, यानी सरल से समानता है धन का, संपत्ति का समान वितरण, सरल समानता। दूसरी है जटिल समानता। जटिल समानता यानी वस्तुओं और अन्य मूल्यवान तत्वों जैसे कि ख्याति, सम्मान, पोजीशन, प्रेम, राजनीतिक पद, कलात्मक वस्तुओं का तर्कसंगत बंटवारा जटिल समानता है, क्योंकि इन चीजों का बंटवारा करने में मुश्किल आती है, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटीज को इसलिए माना जाता है। और सरल से समानता है सभी को समान धन दे देना, समान संपत्ति दे देना, वो हमारे सरल से समानता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, माइकल वाल्जर ने कितनी प्रकार की और कौन कौन सी समानताएं बताई हैं। तो माइकल वाल्जर ने दो प्रकार की समानताएं बताई हैं, सरल समानता और जटिल समानता। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में हमने इक्वालिटी यानी समानता के बारे में डिस्कस किया है, और विभिन्न विचारकों के समानता पे क्या क्या विचार हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।